हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू गुरुजी's फिजिक्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए जल्दी से गुरुजी का नाम लेके आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास था। बहुत ही बेसिक से चीजें पढ़ाया गया था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो उसे पहले जाके देख के आओ, ठीक है। ऐसे सिर्फ इसका नहीं, कोई भी टॉपिक अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो उसे सिक्वेंशियल ही देखिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फील नहीं आएगा, ठीक है। तो वो पहला वाला वीडियो जाके देख के आइए, ठीक है। तो जो देख चुके हैं वो वीडियो, उनके लिए कह देते हैं कि लास्ट वाले क्लास में हमने एक चीज का जिक्र किया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे मजाक में बोले थे, मतलब कॉमेडी वे में बोले थे कि एक्सरे का चश्मा आंख से उतरना नहीं चाहिए, लेकिन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसी चीज पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। कि एक एटम रहता है, एक एटम के भीतर एक न्यूक्लियस रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे पूरा सर्कुलर या इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में नहीं, ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव के वजह से ही वो नेगेटिव अट्रैक्ट होके रहते हैं। और ऐसे ही एक एटम फिर स्टेबल होने के लिए एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। बच्चा तेरे को लग रहा होगा ये केमिस्ट्री वाला टॉपिक हम यहाँ पे गा रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में भी ये पूरा क्लास 12th इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होके चल रहा होगा, ठीक है। तो सुन के रखना। और ऐसे भी अगर तू फिजिक्स पढ़ रहा है तो डेफिनेटली तेरे को केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता होगा। यहाँ सीख ले, कहीं और सीख ले, बात एक ही है, देख। ये पॉजिटिव है, इसके ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो अट्रैक्ट करके रखा रहता है, ठीक है। वो चिपक नहीं जाते हैं, घूम रहे होते हैं। उसके पीछे एक बहुत तगड़ा लॉजिक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो डिफरेंट थिंग है केमिस्ट्री में, लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि ऐसे चारों तरफ घूम रहे होते हैं। और ये एक एटम हो गया। ऐसे दो तीन एटम को मिला के एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसे दो तीन एटम को मिला के एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल अपने में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और न्यूट्रली चार्ज। हर एक एटम अपने में न्यूट्रली चार्ज, ठीक है। लेकिन कभी कभार होता है कि ये मॉलिक्यूल्स के कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स, मान लें कि तीन एटम्स से एक मॉलिक्यूल बना है, ये दोनों पेयर होके निकल गए और ये निकल लिया। ऐसे जब ये टूट के निकलते हैं जनरली एक बॉन्ड को तोड़ के, वो जनरली एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव और वो नेगेटिव बनने के बाद वो चार्ज की तरह बिहेव करने लगते हैं। पहले वो न्यूट्रल थे लेकिन अभी टूट के निकले तो वो चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। और ऐसे ही चार्जेस को हम कहते हैं कैटायन। ये आयन होते हैं बेसिकली, ये दोनों मिलके एक आयन बनाएंगे, जो मतलब इसको कहा जाता है बेसिकली आयनाइजेशन। आयन फॉर्म कर लेंगे तो एक कैटायन बन जाएगा, एक एनायन बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही कॉमन से चीजें हैं, अगर तू चीजों को अंदर तक फील कर लिया तो बाकी पूरा 11th का फिजिक्स ही पकड़ ले। इनके भीतर भी वही सेम चीज ही होते रहते हैं, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वगैरह वगैरह सब चीज। दिक्कत यहाँ पे आती है कि बच्चे इस स्ट्रक्चर को ही फील नहीं कर पाते, और बुक में ये दिया भी नहीं रहता है, मतलब कुछ ज्यादा ही तुच्छ मान लेते हैं इसको, लेकिन कहानी सब इसी में बेटा छुपा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पहले दिमाग में पूरा बैठा ले, कहीं पे भी कुछ भी तू पढ़ रहा है पहले इस चीज को रियलाइज कर। ये है मोस्ट फंडामेंटल, इसके बेसिस पे बड़े चीजों का भी काम होता है कि नहीं। अगर ऐसे मान ले किसी एक बॉडी को, इसको तूने धक्का दिया तो ये इसको भी धक्का देकर हटा देगा, तो बेसिकली धक्का कौन किसको लगा रहा है, ये बॉडी इस पे। इसका क्या मतलब है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको धक्का दे रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स को। इसके वाले मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो मिनिमम जितना हो सकता था वो पहले से कॉम्पैक्ट हो गए हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो पाए तो बॉडी पूरा हट जाएगा। समझ पा रहे? यही यही कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर निकले, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट रहते हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा रहता है। लिक्विड में थोड़ा कम रहता है, गैस में सबसे कम रहता है, लेकिन रहता तो गैस में भी है। जो हमने कहा था कि बलून में गैस भरने से वो फूलता क्यों, अगर पिचकना होता तो मॉलिक्यूल पहले ही कॉम्प्रेस नहीं हो जाते, बलून फूल ही नहीं पाता, ठीक है। फिल करना पूरे चीज को।
तो ऐसा कुछ चीज होता है। और ये चार्ज वगैरह होते हैं, फिर चार्ज होने की वजह से चार्ज का अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, और वही पूरा कहानी हम पढ़ेंगे बेसिकली इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहीं पे अगर चार्ज रेस्ट पे है तो वहां पे क्या अट्रैक्शन रिपल्सन वगैरह फोर्स जो भी होगा हम देखेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक सा कहानी। और ये जो अभी बताया, इसको अगर तू दिमाग में हर जगह पे रख पा रहे, दैट इज ओनली पुटिंग एन एक्सरे स्पेक्टेकल ओवर योर आईज, ठीक है। किसी भी चीज को उसके नजर से तुझे देखना है, ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने एक चीज बात किया था, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल मेटल में होता नहीं है, मेटल नॉन मेटल में होता है, लेकिन वो इफेक्ट बहुत ही लो होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का फुल्का होता है, उतना अच्छे से चार्ज मेटल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मेटल को हम चार्ज कैसे करें, तुझे अंदर से तो एक फीलिंग आ ही रहा होगा कि, या फिर बचपन से तो ऐसे पढ़ता आ रहा है, एकेडमिक्स में इतना बार देख चुका है कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बात आया वहां पे मेटल प्राइम फोकस पे रहता है, क्योंकि उसी के अंदर से चार्ज इजीली फ्लो कर सकते हैं, फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। क्या होता है वो लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक है। तो अभी मेटल के बारे में अगर बात करें, मेटल को चार्ज ही हम नहीं कर पाए तो कहानी बिगड़ जाएगा। तो मेटल को चार्ज करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं मेटल को चार्ज इफेक्टिवली, ठीक है। कर तो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कर सकते हैं। या ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले को लेकर ज्यादा टेंशन मत लेना, वो सेम चीज तेरे पूरा उसका कॉन्सेप्ट जो है उतने कोर्स में है, वो नाम शायद नहीं है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट है। तो क्या है, एक नाम ज्यादा याद रख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा है उसको, रबिंग वाला, ठीक है। तो अभी बात करते हैं मेटल को कैसे चार्ज करें। देख, पहले हम क्या करेंगे, एक मेटल को कोई भी शेप तू ले सकते हैं, एक मेटल बॉडी के पास एक चार्ज्ड बॉडी को लाएंगे, चार्ज्ड बॉडी को लाएंगे। मान ले कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को ही हम निकाल सकते हैं या डाल सकते हैं। तो इस चार्ज बॉडी को लाने से क्या हो जाएगा, इस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोज आर फ्री टू मूव, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव वाले चार्ज के प्यार में इस तरफ आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली इस तरफ आ जाएंगे ये पॉजिटिवली चार्ज। क्या होता है बेसिकली, पूरा कहानी यहाँ पे देख ले। ये पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर पाते हैं, तो पॉजिटिव यहाँ पे आया कैसे। यहाँ पे मान ले ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये है इस बॉडी का एक क्रॉस सेक्शन मान ले, ठीक है, इसी के अंदर ही ये कहीं पे हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले एंड में क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले आएंगे, बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, वो आ जाएंगे। अब ये एक्चुअल हो क्या रहा है, यहाँ पे एक एटम होगा, इस एटम का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और इस तरफ तो फिर एक नेट पॉजिटिव बन जाएगा। पहले ऐसे एक सेंटर में ऐसे थे ना पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल, मतलब जैसे वो स्टेबल हो सकते थे। स्टेबिलिटी से एक चीज आया, इस चीज को जिंदगी भर याद रखना है, ये दुनिया के हर जगह पे ये फंडामेंटल रूल अप्लाई होता है। वो क्या है, एवरीथिंग ट्राइज टू एक्वायर, लिख ही देता हूं देख, एवरीथिंग ट्राइज टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मतलब ये मिनिमम एनर्जी जिसका होगा उसी का ही मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगा, मिनिमम एनर्जी एंड हेंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ऐसे भी लिख सकता है। ये दुनिया में पूरा ये बेसिक मोस्ट फंडामेंटल, ये कहीं पे तेरे को ऐसा लिख के कोई नहीं बताएगा, कहीं पे बोला नहीं जाता है, बट इनडायरेक्टली होता यही है, ठीक है। ये दुनिया का दस्तूर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह पे आ गए तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, इसके एनर्जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, अभी बस तू कहानी नॉर्मल सा सुन। तो इस तरफ ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेट पॉजिटिव हो गया, ये अपने बगल वाले एटम को क्या करेगा, उसके नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, एग्जैक्टली सेम अमाउंट में जितना ये इस तरफ फटा है, मतलब ये सारे सेम अमाउंट में पिचक जाएंगे। उसके बगल में भी सेम कहानी होगा, एंड वाले में क्या होगा, इस तरफ आ गया नेगेटिव, इस तरफ आ गया पॉजिटिव।
तो ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये एक नेट पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, ये एक नेट नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है। अब अब तो मतलब इसको हटा दिए, फिर से ये रीअरेंज हो जाएंगे। हम चालाकी क्या करेंगे यहाँ पे, इसी के प्रेजेंस में हम इस बॉडी से और एक मेटल को लाके चिपका देंगे। इसको चिपकाने से क्या होगा, सेम कहानी यहाँ, ये भी सपोज मान लीजिए मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो फ्री टू मूव होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे, किसके प्यार में, इस पॉजिटिव के प्यार में। ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी, यहाँ नेगेटिव आ गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब क्या हो रहा है देख, ये जो दो अलग अलग बॉडीज हैं, अभी ये कांटेक्ट होने की वजह से एक दूसरे से एक सिंगल बॉडी की तरह काम करेंगे। मतलब ये बीच में जो घटना ऐसे घट रहे थे, वो यहाँ पे भी एक वैसा ही घटना घटेगा। तो मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव में अटैच हो जाएंगे, आके चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए था, वो एक ही यूनिसेंटर बना देंगे। ये सब हम पोलर नॉन पोलर में पढ़ते वक्त बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मान ले कि ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के अट्रैक्शन में आ गए। ये पॉजिटिव तो इधर जा नहीं सकता क्योंकि वो फिक्स्ड है अपने लैटिस पे, हम बहुत बार इस चीज को जान चुके हैं। तो ये नेगेटिव आके इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से इस पे आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो हट नहीं सकता ना, वो तो इसी का ही प्रॉपर्टी है। इसका इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ आ सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया इस न्यूक्लियस के पास। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों मेटल्स को हटा देंगे, अलग कर देंगे। क्या किया हम ना, ये था प्रेजेंट है, इसको हटा दिए तो फिर तुरंत रीअरेंज हो जाएंगे, क्योंकि फिर से उसको स्टेबिलिटी चाहिए। हर चीज उसी कहानी पे घूम रहा है। ठीक है, ये पूरा दुनिया उसी कहानी पे घूम रहा है, उसको पूरा दिलो दिमाग में बैठा ले थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, साइंस पढ़ रहा है मतलब दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब अगर हम इनको अलग कर देंगे, ये प्रेजेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसमें आया है वो इसी में ही है। आया इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों आया था, इसकी वजह से। यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिटिव बना, इसका इलेक्ट्रॉन लिया, तो सारा कहानी शुरू तो यहीं से हुआ था। अब ये जब तक है, ये कहानी वैसे ही बना रहेगा। अब जब हमने इन दोनों को अलग कर दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए थे वो यहाँ पे ही रह गए, इसी बॉडी में रह गए। और वो इलेक्ट्रॉन किसके थे, इसके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम मेटल्स को चार्ज करते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। इसका ये इंडक्शन जो वर्ड है, इसका थोड़ा सा तेरे को ग्लिम्स मिला होगा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त। कंडक्शन, रेडिएशन, इंडक्शन ऐसे होते हैं। ठीक है। तो बस यही कहानी था ये। मतलब पिछले क्लास में बोल देते तो बेहतर होता, चलो नहीं बोला था तो अभी बोल देते हैं। ठीक है। वहां पे एक्चुअली हम बस उस ट्राइबो इलेक्ट्रिक घिसने की वजह से क्या क्या चीजें हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उस पर बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये रह गया था, आज बता दिया। ठीक। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। हर जगह पे हम वही देख रहे हैं कि, और ऊपर से चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या मतलब चार्ज एट रेस्ट ही हमें पढ़ना है। चार्ज को एकदम पूरे अच्छे तरीके से बारीकी से हमें समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हमने क्या बोला था रे, चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, जो एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है। ग्रीक वर्ड ही था या लैटिन था पता नहीं, ग्रीक, यहाँ ग्रीक ही होगा, लैटिन लोग ऐसे वर्ड यूज नहीं करते। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है चार्ज। ये एक्चुअली आया था किससे, अंबर। ये बोला था कि नहीं बोला था, जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना, कोई बच्चा पूछ लिया तो बेशक मतलब ऑकवर्ड फील ना हो जाए, एम्बेरस ना हो जाए, इसलिए याद रख लेना। ये एक वर्ड है अंबर। ठीक है। जिसका जिसको वो ग्रीक लैंग्वेज में बोलते थे। ये अंबर जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में बोला जाता है इलेक्ट्रम। ठीक है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रम। ये ग्रीक है, ये इंग्लिश है। ठीक है। इसको बोला था, और ये इलेक्ट्रम, ये जो अंबर है, इसके ऊपर फर्स्ट टाइम चार्ज को देखा गया था। हमारा पूर्वजों ने सबसे पहले इस अंबर के ऊपर ही चार्ज देखा था, जिसके वजह से इस इलेक्ट्रम से ही चार्ज को जोड़ दिया गया। मतलब चार्ज को इलेक्ट्रम से एक वर्ड बनाया गया, इलेक्ट्रिक भी वहीं से है,
रूट वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया, ठीक है। इलेक्ट्रो भी वही, हर चीज वही, चार्ज मतलब वही, इलेक्ट्रम रूट वर्ड से ही निकलेगा, ठीक है। तो ये था कहानी कुछ। अभी थोड़ा काम की बातों पे आते हैं, ठीक है। ये जो लॉ है बेटा, इसको जिंदगी भर याद रखना, जब तक पढ़ाई कर रहा है साइंस का, इसको याद रखना। पूरा धरती दुनिया ब्रह्मांड इसी एक कहानी पे घूम रहा है, ठीक है। हर कोई मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, ठीक है। इस चैप्टर के एंड तरफ इसका आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हम चीज को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक तू जो चीज देखा है ना, वो तू देखा होगा कि कोई भी मैटर, ठीक है, जो फ्रीली अरेंज कर सकता है अपने मॉलिक्यूल्स को, वो हमेशा एक स्फेरिकल शेप बनाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल, पेड़ के पत्तों पे जो ओस गिरते हैं या कहीं पे वाटर ड्रॉप गिरता है तो वो गोल हो जाता है, वाटर ड्रॉप भी गोल होके निकलता है, मूव करता है। क्यों करता है? उसको मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है। मतलब वो मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से अगर एक स्फेरिकल शेप बना दें तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी में रहता है, और उस कंडीशन में उसका एनर्जी मिनिमम रहता है, ठीक है। तो ये था कुछ कहानी। अभी हम चार्ज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देख, ये है चार्ज। चार्ज के सारे छोटे मोटे चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। पहला चीज, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? एनीथिंग, एनी फिजिकल पैरामीटर विच कैन बी मेजर्ड ऑन ए स्केल, ठीक है। जिसके लिए बेसिकली हर फिजिकल पैरामीटर को स्केल से मेजर कर सकते हैं। हमें जिन चीजों का जरूरत अब तक पड़ चुका है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं। ऐसे जैसे हमने बोला था कि कलर को हम मेजर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ा, नहीं कर रहे हैं। कि जिस दिन जरूरत पड़ जाएगा हम कोई एक स्केल बना लेंगे जिसके ऊपर से हम कलर को भी मेजर करने लगे, तो फिर कलर भी एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। चार्ज का हमें बड़ा तगड़ा जरूरत पड़ता है तो हमने उसे फिजिकल क्वांटिटी बना के रखा है। और उसके ऑब्वियस बात है, फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका टाइप भी होगा, मतलब स्केलर है कि वेक्टर है, यूनिट क्या है, ठीक है। तो पहला बात कर लेते हैं यूनिट। चार्ज का जो यूनिट है बेटा वो क्या है? वो है कूलम, ठीक है। कूलम, ठीक है। ये बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट फंडामेंटल लॉ ओवर चार्ज दिया था। फॉर चार्ज फर्स्ट फंडामेंटल लॉ वाज गिवन बाय कूलम। पूरा नाम नहीं पता, बुक में ढूंढना मिल जाएगा, एनसीईआरटी में तो पक्का होगा। मिस्टर कूलम बोल लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, या फिर कूलम चाचा, ठीक है। इन चाचा से हमारा बहुत तगड़ा रिश्ता है, अभी आगे देखेगा, ठीक है। कूलम तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, ठीक है। ये जो यूनिट है कैपिटल सी से, इस यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी बस याद रखिए कूलम है, ये यूनिट है और ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, बड़ा ही आसान सा चीज है। ये चार्ज बेसिकली हो क्या रहा है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बस। तो ये कैसा है? मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि मतलब इस बॉडी से मास तोड़ के इस पे लेके जोड़ दिए। अच्छा, एग्जैक्टली वैसा ही चीज है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये बोलने से हमें और एक चीज पता चल रहा है कि चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है तो डेफिनेटली मास भी जा रहा है, क्योंकि चार्ज किसी बॉडी पे ही होगा। बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर प्रोटॉन्स होते हैं उनके भी मासेस रहते हैं, ठीक है। वो उनके भी मास रहते हैं, और मास के वजह से अगर वो सपोज मान ले ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास दो ही चीज रखा था, एक था चार्ज, दूसरा था मास। तो ये दोनों चीजें लेके यहाँ पहुंचेगा, मतलब चार्ज ट्रांसफर होने के साथ मास भी ट्रांसफर होगा ही होगा। लेकिन उल्टा हम नहीं कह सकते कि मास ट्रांसफर होने से चार्ज भी ट्रांसफर होगा ही होगा। बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए अगर नोट बनाना है तो बना ले। ये बेटा जो ये छोटे छोटे चीजें हैं ना, ये मतलब ध्यान नहीं जाता है इनके तरफ, लेकिन कहानी इन्हीं में छुपी है। तो फील करता रहे, समझता रहे। कहानी जब अपना रंग दिखाएगा तब तुझे पता चलेगा कि तूने क्या रंग दिखा रहा है, ठीक है। चार्ज के साथ मास ट्रांसफर होगा ही होगा, लेकिन मास के साथ चार्ज ट्रांसफर नहीं भी हो सकता है, या फिर नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज जीरो हो सकता है, या फिर वाले जो चीज को बोला उसको भी
ध्यान में लिखना नोट में कि चार्ज आइदर चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखना, इफ मास गेट ट्रांसफर्ड नेट चार्ज मे नॉट बी गेटिंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास ट्रांसफर होगा ही होगा। इनके भी मासेस होते हैं, अभी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है, केमिस्ट्री में ये तो पड़ेगा। प्रोटॉन थोड़ा भारी रहता है, 10,000 गुना कुछ भारी रहता है इलेक्ट्रॉन्स के तुलना में। ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है जो अपनी हमने देखा। ठीक है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया। अभी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है हर जगह पे, हमने देखा। चार्जिंग के जितने उपाय हो सकते थे हमने देखे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे भी हमें जानना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है बेटा, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, एक एक्सपेरिमेंट से ये निकल के आया था। एक्सपेरिमेंट में बाकी सारे पैरामीटर्स को रखने के बाद इसका जो ये वैल्यू आया, ये ऐसा कुछ उत्पटांग से आया। कितना अच्छा होता अगर ये वाला वैल्यू ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को अगर अगर हम कह सकते थे कि 1 कूलम है तो बहुत बढ़िया था। कि जिस बॉडी का जितना चार्ज है हमें तुरंत पता चल जाता है कि इतने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं या दिए हैं। ठीक है, नहीं है ऐसा, कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चला लेंगे, लेकिन होता तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा थोड़ा फील अच्छा आता। ठीक है, और कुछ नहीं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इतना होता है, सेम वे में चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज रहते हैं बिल्कुल, बस नेचर ऑपोजिट रहता है। ठीक है, प्रोटॉन पे कितना रहेगा, ये जो मैग्नीट्यूड है ये सेम रहेगा, ये नेगेटिव बस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दिस इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। ठीक है, नेचर लिखा नहीं हूं, दिख ही रहा है। नेचर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, नेगेटिव, प्रोटॉन के चार्ज का पॉजिटिव। किसने बनाया, हमने। चार्ज का ये यूनिट किसने बनाया, हमने। ये वैल्यू इसको किसने दिया, हमने। नेचर को इससे कुछ लेना देना नहीं है, नेचर को बस इतना पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एक चार्ज कैरी करता है जो प्रोटॉन के चार्ज के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, ये चीज को फील करना बहुत जरूरी है कि कौन से चीजें हमने बनाए हैं, कौन सा एक्चुअली नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फील अच्छा आएगा वो जानने से। ठीक, अभी के लिए बस इतना याद रख कि ये होता है, दो तरह के नेचर होते हैं। ठीक है, तो हमने जो बोला कि ये हमने बनाया है, पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, इसका कहानी बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, इससे अभी थोड़ा थोड़ा तेरे को फील आना स्टार्ट होगा। देख, हुआ ये कि फर्स्ट टाइम हमने चार्ज को एक्सपीरियंस किया, और ये बहुत पुराना काम है, बहुत मतलब बहुत कुछ हद ज्यादा पहले ये हमारे पूर्वजों ने ये फील कर दिया था, अराउंड 600 बीसी। मतलब आज से मान ले, अभी 2021 चल रहा है, 2021 प्लस 600 कर दे, प्लस 50-70 ऐसा कुछ कर दे, जितना टाइम जीसस क्राइस्ट जिंदा थे, तो उतने दिनों पहले, उतने सालों पहले तो ये चार्ज को फर्स्ट टाइम देखा गया। तो बहुत पुरानी बात हम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये अंबर रॉड पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था, उस पर देखा गया था, अभी हमने बात किया इसके वजह से रख दिया उसका नाम। तो ये अंबर रॉड वाला भी हमें पता नहीं हमारे पूर्वजों ने क्या सोचा है, हम बस इस चीज को फील करने का कोशिश करेंगे कि ये दो नेचर के चार्ज, ये बड़ा उत्पटांग चीज नहीं लग रहा है। मतलब आज से मान ले इतने सालों पहले लोग ये महसूस कर लिए थे कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब दो अलग अलग तरह के चीजें होते हैं। एक्चुअली तीन होता है, एक न्यूट्रॉन भी होता है जो आज हम जानते हैं, और ये जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ ये इतना पुराने टाइम पे भी लोगों ने नहीं सोच लिया था। इस टाइम पे चार्ज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ था, जरूरत नहीं पड़ा तो हमने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, बस वही मेढक को चिपका के मजे लेते रहे। अंबर रॉड को चार्ज किया, मेढक पे चिपकाए, वो खुद का, और हम मजे लिए। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ खास किया नहीं इसके साथ उस टाइम पे। आगे जब जाके देखा गया कि चलो थोड़ा उस पर भी खुरापाती करके देखते हैं, कुछ फायदा मिले, तो हमने चीजों को एक्सपेरिमेंट किया, और जो निकल के आया वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो हमें बस पढ़ना नहीं, हमें फील करना है। तो हमें पता नहीं है कि चार्ज दो तरह के हैं, क्या हैं, कुछ है, हमें पता नहीं है। हम खुद से अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे और फील करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग, इमेजिनिंग थिंग्स। तो मान लेते हैं रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो ये झटका दे रहा है या जो भी कर रहा है, ये रबिंग करने से हो रहा है, इतना हमारे पास बस डेटा है, नथिंग एल्स वी नो अबाउट इट, ठीक है। तो अब मान ले इन दोनों बॉडीज को हमने रब किया, घिसा। घिसने से एक कॉमन चीज है, वो हमारे पूर्वजों को भी बहुत तगड़ा पता होगा कि कोई एक चीज घिस जाता है, मतलब कोई एक चीज ज्यादा घिसता है, कोई एक चीज कम घिसता है। जो ज्यादा, जिसके इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग बहुत तगड़ा रहता है, बहुत मजबूत रहता है, वो कम घिसेगा। जिसका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कम रहता है वो ज्यादा घिस जाएगा। ये घिसने के बाद जो डस्ट बनता है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स ही है रे बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा एक मॉलिक्यूल टूट के निकला है तब वो न्यूट्रल है कि नहीं। ये जो चौक से मैं लिख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ये चौक के मॉलिक्यूल, चौक सॉफ्ट है, बोर्ड हार्ड है, चौक के मॉलिक्यूल्स टूट के इस पे चिपक रहे हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सेम कहानी, कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक। तो यहाँ पे दो चीजों को जब हमने घिसा तो पहले हमें क्या लग सकता है कि शायद ये मटेरियल इस पे चिपकने के बाद ये अपना वो रूप दिखा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, झटका मार रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों मटेरियल्स को मान ले कि अभी ये ए है, ये बी है, घिसने से ए नरम था, ठीक है, ये नरम था और ये सख्त था, ठीक है। हिंदी लिख रहे हैं, समझ रहा है क्या बेटा, ये सख्त था, ये नरम था। हिंदी लिखना छूट गया है, बड़ा ही घटिया हैंडराइटिंग बन रहा है, ट्राई टू एडजस्ट। ये सख्त है, ये नरम है, तो क्या होगा, ए ऐसा टूट जाएगा, ऐसा घिस जाएगा यहाँ से, और बी पे वही आके चिपक जाएगा। यही होगा कि नहीं। अरे कुछ नहीं तो चंदन घिसना सोच ले, ये बोर्ड पे लिखना सोच ले, हाउ इजी टू अंडरस्टैंड, क्यों टेंशन ले रहा है, यही होता है, देखते हैं हम, प्रैक्टिकली फिनोमेना है। बहुत बढ़िया। अब अगर यही हो रहा है और तब जाके ये चार्ज शो कर रहा है, ये दोनों बॉडीज, तो क्यों ना हम ए को भी डस्ट बना दें और बी को भी डस्ट कर दें। चूरन बना दिया दोनों का, ग्राइंड कर दिया और दोनों को मिला दिया। तो ये जो मिक्सचर बना ये भी चार्ज शो करना चाहिए ना। उस जमाने पे जाके खुद को रख के सोच, जिस जमाने में चार्ज का नामो निशान नहीं है, हम जानते हैं तो सिर्फ मास, किसी चीज का वजन होता है, वजन होता है मतलब कोई भारी लगता है, कोई हल्का लगता है, उस लेवल का, लेमन लेवल का थिंकिंग पे जा और सोच, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कहानी बना रहा है ये। इसको जब हमने मिक्स किया तो इसको चार्ज शो करना चाहिए था, इसको हमने मेढक पे छिड़का, मेढक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो देखा और हम पे हंस के निकल गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका, ठीक है। क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत सोचने के बाद हमें एक आइडिया ऐसा लगा कि हो सकता है इसमें, मतलब इन दोनों मटेरियल्स में बस एक तरह के चीजें ही नहीं है। मतलब वो एक तरह का चीज हम कह रहे हैं जिसे हम तब तक जानते थे, वो है मास। ये यहाँ से आके इस पे लग जा रहा है, सिर्फ उसने उतने से ही कहानी नहीं बन रहा है। शायद दो चीजें हैं बहुत ही छोटे जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, और उसमें से कुछ डिसबैलेंस होने की वजह से, मतलब इसमें एक्स होने थे और इसमें वाई होने थे, लेकिन जब ये एक्स घट जा रहा है या फिर बढ़ जा रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। समझ पा रहा है बात, नहीं समझ पा रहा, दिमाग लगा, नहीं तो थोड़ा और आसान बनाने का चीज को बताऊंगा। अगर तू यहाँ समझ पा रहा है कि नहीं, थोड़ा दिमाग लगा। कहाँ दिमाग लगाएगा, वीडियो को पॉज करके दिमाग लगा, मैं आज ज्यादा बेटर वे में दिखा रहा हूँ, ठीक है। देख महसूस कर इस चीज को, डस्ट बना के चीज नहीं बना। मतलब क्या है कि दोनों अगर पूरा इधर आ गया तो चीज नहीं बन रहा है,
तो डेफिनेटली इसके भीतर कुछ तो हो रहा है। घिसने से पहले नहीं था, घिसने के बाद आ रहा है, मतलब जो भी कहानी घट रहा है इन दोनों के साथ एक ही साथ घट रहा है। ऐसा नहीं कि अकेला आज चार्ज नहीं हो रहा है कल चार्ज हो गया, ऐसा भी नहीं है। घिसने से ही तुरंत हो रहा है, नहीं घिसने से सालों साल रखो नहीं हो रहा है। तो जो कहानी बन रहा है वो घिसने की वजह से ही बन रहा है, इतना तक हम पूरे सी हो। ठीक है, अब एक चीज रियलाइज कर कि मान ले इसमें एक ही तरह के चीजें हैं, एक ही तरह के चीजें हैं। ठीक है, चीज अगर बोल रहे हैं तो मान ले इसमें सारे सी हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह हमें कुछ नहीं पता, हम सोच रहे हैं कि ये सी है इसमें, और इसमें भी वही सी भरा पड़ा है। ठीक है, तो अगर ये इसमें आ गया तो इसमें वो घट गया, ठीक है, इसमें वो बढ़ गया। लेकिन अगर ये मटेरियल सिर्फ उस सी से बना है और ये भी उसी सी से बना है, तो इसके घटने से ये मटेरियल भी घट जाएगा, इसमें सी बढ़ने से वो मटेरियल भी बढ़ जाएगा। जिस चीज को हम मास के नाम से आज जानते हैं या फिर उस टाइम पे भी जानते थे। तो बात ये हो रही है, ये मास का तो कहानी नहीं है, किसका कहानी है? फिर हमने सोचा कि शायद ये एक नहीं होके एक से ज्यादा कुछ है, ये एक नहीं है। एक होने से तो कोई कहानी नहीं बन रहा, इतना तो हम श्योर, हमने डस्ट करके भी देख लिया, कोई कहानी नहीं है। एक से मान लेते हैं ज्यादा है, तो सी है तो इसके आगे जोड़ देते हैं बी। इसमें दो चीजें हैं, हमें पता नहीं है, हमें बस इतना पता है कि एक से ज्यादा है। एक में कहानी नहीं बन रहा, वो दो हो सकता है, 3, 5, 10, 50, 100, कुछ भी। दो लेके बात को देखते हैं, तो मान लेते हैं इसमें दो चीजें हैं और इसमें भी दो ही चीजें हैं। और अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में से एक चीज इधर आ रहा है, कोई एक एंटाइटी यहां से यहां आ जा रहा है, तो ये कहानी शायद बन सकती है। और अगर वैसे बन रही है तो हम क्या कह सकते हैं, का नंबर कुछ एक रेशियो में था, कुछ एक रेशियो में था, बी डॉट सी ही मान लेते हैं, बी इज टू सी। अब ये अगर इसमें से एक आ गया, अभी ये रेशियो बन गया बी इज टू सी माइनस 1 का। ये जो प्रोपोर्शनल थे वो एक दूसरे के साथ, सॉरी, इन दोनों का जो रेशियो था उसके साथ ये जो दूसरा रेशियो वो प्रोपोर्शनल नहीं हुआ। कहानी को समझ, ये रेशियो के साथ ये प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, कहानी वहीं से शायद बिगड़ी होगी। ठीक है, और इसमें भी क्या हो गया, इसका पहला था कुछ रेशियो ऐसा, चल इसको बीसी मान रहे थे, इसको बी डैश सी डैश मान देते हैं। अभी ये नया रेशियो कैसे बन गया, बी डैश तो वही रहा लेकिन सी डैश में +1 हो गया जो यहां से निकला था। ये कहानी कुछ काम की हमें लग रही है। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू थिंक अपॉन समथिंग, not just trying to mugging up or keeping the things forcefully in your memory card. Learn how to imagine a certain thing, how something could have been happened. ठीक है, और would have been happened at some time of at some point of time. ठीक है, तो ये कहानी कुछ हमें सही जैसा फील हुआ। और इसी कहानी से जब हमने आगे रिसर्च स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि ये कॉन्सेप्ट भी सही था और ये रेशियो कितना था, 1:1। ठीक है, बहुत ही मुमकिन है ये भी हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से ज्यादा होता या फिर कम होता, ऐसा कुछ भी हो सकता था। ठीक है, और यही जो प्रॉपर्टी निकल के आया ये बी और सी, इसे ही हमने नाम दिया चार्ज का। और हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पे आज हम जान रहे हैं कि इन दोनों का चार्ज सेम है। एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत बहुत सालों साल एक्सपेरिमेंट चलते हैं। फिर हमने पता किया कि हाँ, इनके जो रेशियोज होते हैं, जो प्रॉपर्टी है या फिर कुछ भी जो उनका मेन वजूद है, वो कुछ इक्वल है। चार्ज के केस में, मास के केस में अनइक्वल है, एक्सपेरिमेंट से पता चला। लेकिन ये सोच पाना कितना बड़ा मुश्किल रहा होगा, तू सोच कि एक ही चीज में उसके अंदर
दिख भी नहीं रहा है, महसूस भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी घटना घट रही है। समझ पा रहे? दैट वाज द, मतलब क्या बोले, मतलब तहलका था उस टाइम के लिए। ठीक है, मतलब 8-10 साल तक तो लोग को नींद नहीं आता होगा, अरे ये क्या घट गया दुनिया में, क्या न क्या चीज है। ट्राई टू फील दैट, मजा उसी में है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहानी से हमने देखा, और वगैरह वगैरह, इससे तो और 8-10 कॉन्सेप्ट भी खुद से थोड़ा सोच के जोड़ के मजा ले सकता है इनके साथ। ठीक है, तो बात हमने बस यही किया कि इसमें एक चीज नहीं है, दो चीज है, या फिर दो से ज्यादा ही होते हैं। न्यूट्रॉन भी एक होता है, लेकिन वो न्यूट्रल रहता है, दैट इज होल डिफरेंट थिंग। बट वी हैव ट्राइड टू नो, टू लर्न समथिंग बेटर। ठीक है, ठीक है, समझा पूरा? देख देख आगे देख रहे, मजा आएगा, बहुत स्लो चल रहा है क्लास। देख, ये हो गया चार्ज की कहानी। चार्ज में और कुछ बचा नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? मास की तरह जाके एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। नेचर पॉजिटिव एक का, नेगेटिव एक का, और ये सब बाद में ही हमने देखा कि एक पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चार्ज 600 बीसी में बना था, फिर उसके बहुत दिन बाद, बहुत बहुत दिनों बाद न्यूटन ने न्यूटन के लॉज बनाए, उसी लॉ से फिर ये सारी चीजें बने। ठीक है, ये चार्ज के जो बेसिक डेवलपमेंट्स हुए साइंटिफिकली, वो सारे न्यूटन्स के बाद बने। तो उस टाइम पे लोगों को पता चल गया था कि कोई भी चीज फोर्स के बिना मूव नहीं कर सकता, तो इसी वजह से चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो फिनोमेना आया, और बहुत सारे ब्ला ब्ला ब्ला। पूरा पढ़ाने बैठेंगे तो फिर मतलब हो जाएगा मुश्किल। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी उसकी इसके ऊपर एक बढ़िया तरीके से वीडियो बना के सोचेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी थोड़ा एकेडमिक के टॉपिक्स पे ही फोकस को बनाते हैं। ठीक है, तो ये था चार्ज का कहानी। अभी इस ये अगर हमें पता है, ये इतना डेटा अगर हम पता है, तो हम दो चार चीजें मन से खुद से इजाद कर लेंगे जो बहुत ही आसान और पूरे एक्यूरेट होंगे। जैसे कि अगर मान ले कि कोई भी बॉडी, मतलब ये जो चार्ज है, किसी बॉडी में चार्ज हो रहा है। ठीक है, दुनिया में कोई बॉडी चार्ज बॉडी है, तो उसका जो चार्ज होगा, वो क्या हम कह सकते हैं कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इतना भारी वर्ड हटा, वो इसका मल्टीपल होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल हम इंटीजर्स के ही पढ़ते हैं, तो आसान भाषा में अगर तू देखेगा, किसी भी दुनिया की किसी भी बॉडी का चार्ज, ये जो नंबर है, ये जो नंबर, इसी का ही मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसे ही होगा। और नेचर वाइज वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। समझ पा रहा है? दुनिया के किसी भी, अच्छा, मेन कहानी तो हम बोले ही नहीं। देख रहे, यहाँ याद रखना। ठीक है, चार्ज का जो सिंबल होता है, चार्ज को जो जनरली साइंटिफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम करते हैं लेटर क्यू से। ठीक है, वो कैपिटल क्यू ले ले या फिर स्मॉल क्यू ले ले, तेरे ऊपर डिपेंड। जनरल टेंडेंसी लोगों का ये रहता है कि बड़ा चार्ज है तो कैपिटल क्यू, छोटा चार्ज है तो स्मॉल क्यू, बहुत छोटा चार्ज है तो डी क्यू। ठीक है, ठीक है, तो अभी बात करते हैं दुनिया में किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा, दुनिया किसी भी बॉडी का, जो भी जिसमें भी चार्ज है, ये चार्ज एक बॉडी है। ठीक है, दिस इज ए चार्ज बॉडी। तो इसका जो चार्ज होगा, हमने बोला क्यू, क्या वो चार्ज, ये जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि E इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रॉन में नहीं लिख रहा हूं मैं, बस इस वैल्यू को ई लिख रहा हूं। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जो वैल्यू है, अच्छा ठीक है, कूलम भी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है, अच्छा नंबर ले रहे हैं तो कूलम और क्यों जोड़े, ये थोड़ी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हमने बस इस नंबर को माना है जो इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, दुनिया में कोई भी बॉडी का जो चार्ज होगा, क्या हम कह सकते हैं वो n टाइम्स ई होगा? एन टाइम्स ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड ये है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनता है, बढ़ जाएगा, और एक घट जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हम
क्या कह सकते हैं, दुनिया में किसी भी बॉडी का चार्ज Ne होगा। N बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कैपिटल आई लिखूं कि पूरा लिखूं, चलो लिख देता हूं इंटीजर्स, ठीक है। मतलब N इंटीजर वाला जो सबसेट, ये कैपिटल आई का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको बिलोंग करेगा। और ये n पॉजिटिव कब होगा, n विल बी पॉजिटिव जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू नेगेटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये E क्या है, इस E को भूल जाइए, मैं तेरे को बस समझाने के लिए बोला था कि हाँ ये मैग्नीट्यूड होता है तो उसका मल्टीपल में ही रहेगा। और ये E क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया, एक ही गया तो इतना चार्ज लेके गए, 5 गए तो दिस टाइम्स 5, 10 चले आए दिस टाइम्स 10। और ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सोचना है, ये नेगेटिव लॉस हो गया, मतलब ये एक माइनस आएगा, मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इससे मान ले ये बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, निकल रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अभी बात किया लॉस पे माइनस होता है, तो ये एक माइनस और इसका ये वाला एक माइनस, ये जो माइनस है एक इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, -5 टाइम्स -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो गया, अल्टीमेटली प्लस हो गया, मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर गेन कर रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का माइनस रहेगा, इसमें तो n में प्लस रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही मतलब बोलो तो लॉलीपॉप सा चीज तेरे को बता रहा हूँ, 12 में तू पढ़ रहा है तो ये तेरे लिए हलवा ही होगा, क्या सर इतना बताया जा रहा है, मुझे भी अभी वही लग रहा है, ज्यादा ही एनर्जी वेस्ट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो फेनोमेना है इसका भी नामकरण किया गया और इसे ही हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ब्रह्मांड में किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। इंटीग्रल मल्टीपल क्यों, क्योंकि कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये एक्चुअली बेसिकली ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी तक हम एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, ठीक है। पता नहीं कभी ये पॉसिबल होगा कि नहीं। मुद्दे की बात इस पॉइंट में बस इतना है कि वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट फंडामेंटल चार्ज कैरिंग क्वांटिटी एंटाइटी, वी कैन नॉट ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा नहीं तो पूरा आएगा, आधा इलेक्ट्रॉन 2.51 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, ये ऐसा कहानी नहीं है, ठीक है। हाँ, बस उतना ही तेरे को याद रखना है, बाकी तेरा दिमाग ठीक काम कर लेगा। तो ये था एक पॉइंट। अभी दूसरा और दो चीजें हैं, वो मतलब क्या बोल रहे, मतलब तो एग्जाम में नहीं भी पढ़ता तो भी तेरे आंसर सही हो जाते, ठीक है। एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जस्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब दुनिया में जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, दुनिया में हर बॉडी न्यूट्रल, हर बॉडी। ये जो खुरापाती हुआ है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, वो सब हमने किया है या फिर कोई स्टेबल होने के चक्कर में हुए हैं। लेकिन इतना कंफर्म है कि जितने प्लस उतने ही माइनस है पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, और वो जितने थे उतने ही हैं, वो सदियों पहले जितने थे आज भी उतने हैं, आगे भी उतने ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बस क्या कर सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में घूम सकता है, एक से निकला दूसरे में घुसा, दूसरे से निकला तीसरे में घुसा, तीसरे से निकला पांचवे में घुसा, चौथा कहाँ गया याद कर ढंग से, ठीक है। मजा कर रहा था, चौथा नहीं है कहीं। तो ऐसा बात है, तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेसिकली बात क्या है, चार्ज को ना हम पैदा कर सकते हैं ना ही
बर्बाद कर सकते हैं, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद और एक पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, और क्या है, और कुछ है क्या याद नहीं यार। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अच्छा, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में गया, चार्ज को हम तोड़ नहीं सकते, और क्या हो सकता है, याद नहीं आ रहा है बेटा, थोड़ा आसानी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तुम बस इतना ही है, अब याद आया बीच में तो बोल दूं। याद नहीं आ रहा है बेटा, रुक देखता हूँ। ये आसान चीजें आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या मजाक है रे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये अभी जो बोल रहा हूँ ना मैं, ये मतलब तू नहीं भी पढ़ेगा तो एग्जाम में सही करेगा, ऐसे चीजें हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, देख मान ले ऐसे प्लस माइनस चार्ज रहते हैं, मान ले 5 कूलम एक बॉडी का चार्ज है, उसके साथ दूसरा एक बॉडी जोड़ा +2 कूलम, इसके साथ और एक बॉडी जोड़ा -10 कूलम, तो इन तीनों बॉडीज को मिला के चार्ज कितना होगा। ठीक है, क्या है ये, मतलब तू तुक्का भी मारेगा तो वही करेगा जो इसका आंसर होगा। 5 + 7 -10 +5 +2 -10, इतना कूलम चार्ज होगा, और क्या 7, और ये -3 कूलम। ठीक है, ये था तुक्का मारने वाला, जो होता वही लिख देता। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं, इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो टोटल ओवरऑल बॉडीज को मिलाने पे इन दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। और इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के इलेक्ट्रॉन है काला होगा, या अमेरिका का है गोरा होगा, ऐसा नहीं है, वो भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। ना इलेक्ट्रॉन करेगा, ना प्रोटॉन करेगा, ना न्यूट्रॉन करेगा। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो मतलब नहीं है अभी के लिए, वो अंदर घुसे बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन कोई भेदभाव, मतलब ऐसा नहीं है कि तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दिखा, मतलब नॉट जस्ट थिंक इनसाइड द सर्कल, ट्राई टू थिंक बियॉन्ड इट। मतलब ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और ये तो काला है कार्बन का है, और ये तो सुनहरा है गोल्ड का है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हायर क्लासेस में तू एक पढ़ेगा कि सारा कहानी शुरू होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के भीतर एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जो प्रोटॉन्स के इतने तगड़े रिपल्सन को, प्रोटॉन बहुत ही छोटे से, लास्ट क्लास में बात किया था कि बहुत बड़े, मतलब ऑलमोस्ट 99% ऑफ एवरी एटम इज वैकेंट, ऑलमोस्ट 99%, समझ पा रहा है। तो प्रोटॉन बेसिकली बहुत ही छोटे जगह पे जबरदस्ती उनको बांधा गया रहता है, न्यूट्रॉन भी उसी में रहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। वो चाहते बहुत जोर से हैं कि हम तोड़ के निकले, लेकिन उन्हें तोड़ के जाने नहीं देता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वो न्यूक्लियस के भीतर एक बहुत अजीब तरीके का फोर्स रहता है जो बहुत ही जबरदस्त होता है। ठीक है, वो जाने नहीं देता है। ठीक, कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। वो जिस दिन टूट गया, और उसी को तोड़ के ही बेसिकली बनाया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब। बट गेटिंग माई पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मतलब कभी इत्मीनान से हो सके तो बातें बातें करेंगे इसके बारे में। तो बस लॉजिक इतना है, कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पहुंच गया, ठीक है छोड़। तो मुद्दे की बात इतना है कि वो सारे जो न्यूक्लियस के अंदर जो कितने प्रोटॉन्स आ गए हैं, उसी पे सारा एलिमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि तुझे पता होगा दुनिया में हर एक एलिमेंट डिफरेंट है अपने से, किससे, एटॉमिक नंबर से। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जितने पॉजिटिव उसके न्यूक्लियस में है, जितने पॉजिटिव उसके न्यूक्लियस में होंगे, अगर दोनों का चार्ज सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलाइज्ड। दुनिया उसी कहानी पे घूम रही है, स्टेबिलाइज्ड होने के लिए खींचेगा। जितना खींचेगा किस पर डिपेंड करेगा, जितना वो प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि उसके पास चार्ज उतना है।
उतने चार्ज उसको मिल गए ऑपोजिट वाले, वो न्यूट्रल, वो स्टेबल, उसको कोई दुख दर्द और नहीं है, वो किसी के साथ और उंगली, किसी को और उंगली नहीं करेगा, वो शांति से बैठेगा, ठीक है। फिर भी उंगली करते हैं, तभी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उसका भी बात कर ले। करते हैं तो कर लेते हैं, मजाक मजाक में कर ही लेते हैं, तो और कहीं कहीं ये सब जानने मिलेगा नहीं, तो ऐसे ही भूखा घूमेगा इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक है, देख क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। मजा आया तो कभी फिर दोबारा से कमेंट में बोलना, दोबारा से बढ़िया से इसको भी जानेंगे। ये बेसिकली केमिस्ट्री में इसको छू के निकल जाते हैं बच्चे, लेकिन कहानी पूरा उसी में छुपा रहता है। केमिस्ट्री में एक चीज तो पढ़ा होगा, ऑर्बिटल्स। ये मान ले न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में है, फिर ग्रेविटेशन बना तो लोगों को लगा कि नहीं, शायद वहां पे भी वही अट्रैक्शन है, तो शायद यहाँ भी उसके तरह इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। फिर पता चला कि नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं। ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, एस ऑर्बिटल सबसे पहले वन, पहले सेल में एक ही ऑर्बिटल बना, दूसरे सेल में पहले एक एस आएगा, फिर एक पी आएगा। पी कितने रहते हैं, तीन, तीनों एक्सिस में, पूरा स्पेस तीन ही एक्सिस में बांटा हुआ है, बंट सकता है। ठीक है, जिस तरीके से हम स्पेस को डिफाइन करते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन किए, उसमें तीन से ही हम पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं। ठीक है, तो तीन एक्सिस, तो तीनों एक्सिस के लिए एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 1s, 2s, 2p, फिर आ जाएगा 3s, फिर और एक गोल बन गया, उसमें आया 3p, और इसमें आएगा लेकिन 3d। समझ रहा है, 3d भी इसमें आएगा। तो कहानी क्या हो रहा है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल मैनर में समझ ले। ये बहुत पास थे, तो एक गोल में काम बन रहा था। दूसरे वाला जो एस हुआ वो ऐसे गोल बना, और इस ऑर्बिटल में भी सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एवरी ऑर्बिटल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जगह इतना बड़ा है तो खाली जगह बहुत बचे हैं। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा ना, इन खाली जगहों पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेटल करेगा, क्योंकि जितने पास आएंगे उतना स्टेबल होंगे, उतना एनर्जी लूज करके वो पास आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो बार बार मैं बोल रहा हूँ लूज करके पास आ रहे होंगे, उसका इसी चैप्टर में थोड़े देर आगे ही बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन है। तो बस अभी के लिए आंख बंद करके मान ले कि लूज करके पास आते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये जो पी बन है, ये उसी गैप को भरने के लिए पी बन है, समझ पा रहा है। फिर उसके बाद डी बनेंगे उस गैप को भरने के लिए। जैसे जैसे ये बड़ा होता रहेगा, ये सरफेस एरिया बड़ा होता रहेगा, वैसे वैसे ये एस और पी या फिर डी से काम नहीं बन रहा, फिर एफ मंगाए। ठीक है, एफ तक में ही सब निपट जाते हैं, जी का अभी तक जरूरत नहीं पड़ा है। क्या पता कल को एक उससे भी बड़ा एक न्यूक्लियस हमें मिल जाए, जिसके लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स हो और वो वैसे होके बन रहे हो। ठीक है, तो मुद्दे की बात अभी ये है, ये जो गैप्स थे, इन गैप्स को भरने के लिए ही सेल के साथ साथ, मतलब दूरी के साथ साथ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं। और ये जो ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो रहे हैं, होते होते मान ले इसके पास थे 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन्स, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स को सजाएगा। पहले एस में 2 आ गए, उसके बाद वाले में 8 में स्टेबिलिटी आ रहा है, तो 10 खत्म हो गए, और जो एक बचा वो पूरे बाहर तरफ में रह गया। तो ये जो बाहर तरफ में एक रह गया, उसको तो खींचे हुए है ये, इसको खींचा हुआ है, मतलब यहाँ पे इतने रेडियस में ये किसी को भी खींच सकता है कि नहीं। डिस्टेंस से मतलब है, ये मतलब इधर हम प्यार करेंगे, उधर प्यार नहीं करेंगे, इधर अट्रैक्शन करेंगे, उधर नहीं करेंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। तो अगर इतने में इसको खींच रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसके बाकी जगहों पे भी ये खींच सकता है, जायज बात है। तो अगर खींच सकता है, मान ले कि ये एस ऑर्बिटल में होता, ऑब्वियस बात है 1s, 2s, 2p, ये 2p में आ गया। तो 2p में अगर एक है, तो बाकी इसके जो 2px, 2py, 2pz, वो सारे वही इक्वल अट्रैक्टिव फोर्स के जगह पे ही थे। तो वो वहां से इसको झांकी मारने को मिल जाएगा दूसरे एटम्स पे। ये जितना, मान ले इसमें 11 थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन झांकी मारने का जहां इसको जगह मिला, कोई खाली जगह मिला, वहां से ये पूरा झांकी मारेगा। और इसी झांकी मारने की वजह से ही एटम खुद में स्टेबलाइज्ड न्यूट्रल होते हुए भी दूसरों के साथ प्यार जताना नहीं छोड़ता, बोले तो बॉन्ड बनाना नहीं छोड़ता, वो बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, फील के साथ पढ़ो, रट्टा मारने से केमिस्ट्री से ज्यादा बोरिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बेसिक सा कहानी था, हमने जान लिया। मतलब आज के बाद से थोड़ा कहानी लिमिटेड रखने की कोशिश कर। फील इसी में है बेटा, पढ़ाई में क्या है वो तो मतलब चुटकी में खत्म हुए। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज था जिसकी वजह से ये करते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे ये बात किया कि जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है वो ऐसे रहता है। ठीक है, मतलब चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, सिंपली एल्जेब्रिकली वी कैन ऐड द चार्जेस। और ऐसे भी स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर की तरह ही ऐड करेंगे, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 - 1 1, वैसे ही। ठीक है, तो ये था छोटा मोटा कहानी। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात। मतलब इतना कहानी, वो कहानी है जो जिसकी ना कहीं पे बात की जाती है, ना चर्चा होती है, ना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तुच्छ बना दिया जाता है। लेकिन बेटा याद रखना, यही से तेरा कॉन्सेप्ट बनेगा और ऐसा बनेगा कि तू भी बोलेगा वाह सर मजा आ गया। तू भी क्या, तू ही बोलेगा, हमें तो पता है बेटा। देख, अब आगे देखते आ रहे हैं बच्चों कि हर जगह पे एक फोर्स का बात हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन। देखिए, इस चैप्टर का जो बेस मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इतना सा ही तो है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। उल्टा बोल दिया फिर से, अनलाइक चार्जेस लिख देते हैं और इसको दिमाग में रखिए आप, बस आपका चैप्टर आसान। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रिपेल, बस इतना ही कहानी है। अब अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है इन साइंस, इन फिजिक्स, वी नीड टू गेट वेरी मच स्पेसिफिक, हमें स्पेसिफिक डेटा बोलना पड़ता है। अब वेक्टर में या कहीं पे भी पढ़ते हो, ऐसा आपको कोई बोल दिया कि सीधे आगे चला जा, आगे से राइट ले ले। फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप बोलोगे सर मैं आगे तो गया और वहीं गोल गोल घूमता गया। क्या किया, मतलब राइट पे राइट, राइट पे राइट और सर्कुलर मोशन शुरू हो गया। तो कितने एंगल पे राइट टर्न लेना है, कितना आगे डिस्टेंस जाना है, सारी चीजें हमें स्पेसिफिक बोलने पड़ते हैं। एग्जैक्टली सेम वे में हमें यहाँ पे फोर्स का एक स्पेसिफिक वैल्यू बताना है, सिंपल है। लेकिन उस फोर्स के वैल्यू को निकाल पाना या उसके फॉर्मूला को निकाल पाना उतना सिंपल तो है नहीं, मतलब एटलीस्ट उस टाइम पे तो था नहीं जब ये बन रहा था। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो लॉ है इसे दिया था वो महान साइंटिस्ट जिनके नाम पे चार्ज का यूनिट आया है। ठीक है, कूलम साहब। ठीक है, तो ये बेसिकली है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ। ठीक है, और ये जो फोर्स है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है, जिस फोर्स से ये रिपल्सन या अट्रैक्शन करेगा। यहां हम लिख देते हैं विथ सम फोर्स, एंड व्हाट इज दिस फोर्स, दिस इज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करें, मतलब चार्ज जब रेस्ट पे है वो क्या फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इतना था कहानी। अब बात करते हैं मुद्दे के ऊपर। ठीक, वेरी इफेक्टिवली, वेरी सिंसियरली सुनना। मतलब हमें पता नहीं कुलम साहब ने क्या किया था, डेफिनेट बात है उन्होंने ये लॉ बना दिया, ये एक्सप्रेशन है वो दे दिया जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हम चीज को अपने तरीके से फील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने दो एंटाइटी को फाइंड आउट किया था, एक किसी बॉडी में एक तो नहीं है एक से ज्यादा है, जस्ट लाइक दैट। चलिए देखते हैं, अभी हमारे पास मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक दूसरा बॉडी है और दोनों चार्ज है। ठीक है, लाइक अट्रैक्शन रिपल्सन ये करेंगे तो ये मान लेते हैं दोनों चार्ज है। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस सपोज हैं
मान लेते हैं ऑपोजिट चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, है कि नहीं। अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ये लाइक अनलाइक वाला थोड़ा पता होगा, जानने की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन जानिए तो बेहतर रहेगा। देखिए ये प्लस एक है माइनस एक है, क्यों आया, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक चार्ज है, ठीक है, हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे Q चार्ज है, और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस Q। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है। अगर ये मान लेते हैं प्लस है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक रिपेल कर रहा है, एक अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये प्लस और माइनस, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा जिससे करेगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इक्वल और ऑपोजिट के लिए हम प्लस और माइनस के साइन यूज करते हैं मैथमेटिक्स को करेक्ट रखने के लिए। बस यही रीजन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल था। हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के केस में बेसिकली प्रोटॉन के चार्ज का हमें जरूरत भी नहीं था, इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर होता है, तो किसी का अगर पॉजिटिव है तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, किसी का नेगेटिव तो उसी के इंटीग्रल मल्टीपल पे। तो यहीं से प्लस एक होता है माइनस एक होता है, जस्ट टू कीप द मैथमेटिक्स करेक्ट रिगार्डिंग दैट। ओके, बहुत आसान सा कहानी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। ये तो आप लोग हर कोई जानते ही हो कि हाँ एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसी को ही ऑपोजिट नेचर के बोलते हैं, या फिर ऑपोजिट चार्जेस बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस बोलते हैं रादर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज, चलिए बढ़िया चीज यहाँ से पता है कि दिमाग में आ गया। देखिए ये प्लस चार्ज है, तब ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ये न्यूट्रल होता, कोई एक बॉडी जो कि है न्यूट्रल, उसके साथ क्या होता, उसके साथ ये भी इसको अट्रैक्ट करता, ये भी अट्रैक्ट करता, ठीक है। चाहे तो नोट बना लीजिए, एवरी चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर न्यूट्रली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। जो न्यूट्रली चार्ज है इसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, उसको हर चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट करेगा। रीजन हमने कागज अट्रैक्शन में देखा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में था, देखिए पहले उसे। तो ये तो छोटा सा कहानी। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज को हम मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके एक नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या सिर्फ इसी एक नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, बाकी सारे जो नेगेटिव्स हैं उन्हें भी ये अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, जायज बात है, सबको करेगा। एग्जैक्टली सेम वे में ये जो पॉजिटिव है ये भी बाकी सारे नेगेटिव्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी उन सारे को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसा तो क्लमजी वाला सिचुएशन बन जा रहा है, चीजें बहुत ही भद्दा बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। फोर्स तो छोड़िए, ये डायग्राम बनाते बनाते आधा दिन लग जाए, ठीक है। तो चीजों को क्लीन रखने के लिए, आसान रखने के लिए एक इमेजिनेशन किया गया। कहीं पे भी हमें कुछ दिखता नहीं है तो हम इमेजिन करके चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था ना वहां बॉडी पे दो एंटाइटी, हमने इमेजिन किया पहले कि ऐसा शायद हो सकता है, फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, पता चला हाँ है यही, ठीक है, दो नहीं है बल्कि तीन है। तो देखिए यहाँ पे जो इमेजिनेशन किया गया वो किया गया बच्चों पॉइंट चार्ज का, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक ही लग रहा है। अगर ये सारे चार्जेस एक पॉइंट बन जाए तो फोर्स बस एक ही लग जाएगा, पूरे इस बॉडी से उस बॉडी तक एक ही सीध में एक ही लाइन पे फोर्स लगेगा, तब चीजें आसान होंगे इंटरप्रेट करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पूर्वजों ने पॉइंट चार्ज का इजाद किया, और उसको डिफाइन कैसे किया, चार्ज बॉडी हैविंग इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम, ठीक है। ये नया है शायद आपके लिए वर्ड, या पहले पढ़ चुके हो, जो भी हो, इसका मतलब है वेरी 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 स्मॉल, बहुत ही छोटा, वेरी 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 स्मॉल, ऑलमोस्ट ए पॉइंट,
पॉइंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट बोल के वो सिर्फ मैथमेटिक्स में ही शोभा देता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। या तो हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, लेकिन कुछ है, उसका कुछ तो डायमेंशन होगा। बेसिस ऑफ फोर्थ डायमेंशन और 10th डायमेंशन जो स्ट्रिंग थ्योरी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अगर इंटरेस्ट है फिजिक्स में तो देखते रहे होंगे, स्ट्रिंग थ्योरी बहुत फेमस चल रहा है आजकल। तो ये वो है। तो उसको जब हाईली मैग्नीफाई कर दिया, मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे आप वापिस आते हैं तो वेरी स्मॉल, मतलब अब देखिए चीज, सपोज ये एक छोटा सा बॉडी है जिसपे चार्ज है, कुछ भी चार्ज है हमें पता नहीं, मान लेते हैं क्यू है, और एक छोटा सा बॉडी है ऑलमोस्ट पॉइंट जितना, उसको मान लेते हैं क्यू। तो ये हो गया Q2 और ये हो गया Q1। नाम देना था, हमने दे दिया, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कैपिटल लिए तो दूसरों को स्मॉल क्यू ले, बुरा मानेगा, छोटा तो पता नहीं क्या है, छोटा बड़ा से हमें लेन देन नहीं है, हमें बस चार्ज पे फोकस रखना है। तो ये एक चार्ज है Q1 एंड Q2। अब चीजें आसान है। अब अगर लाइक नेचर के होंगे तो जो अट्रैक्शन होगा वो इसी लाइन के सीध में होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा अपने तरफ। अगर रिपल्सन है तो भी इसी लाइन के अलोंग होगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली भटके पड़े हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है? वहां पे आप फोर्स के हिसाब से वेक्टर को भी लगाते तो, मतलब अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो पहला चीज आपको पता ही कहाँ चला कि कहाँ चार्ज है कहाँ नहीं है। चार्ज तो अंदर है, तो वहां से कोई लॉजिकल थिंकिंग बन ही नहीं पा रहा था, तो पॉइंट चार्ज को हमने बना लिया। मतलब इन केस कोई सोच रहा होगा, सर जितने भी रैंडम चार्जेस है फोर्स लगा रहे हैं, वेक्टर अप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल लेंगे, इट्स वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया सोच रहा है बेटा, लेकिन चीजें कितनी ज्यादा क्लमजी हो जाएगी, ठीक है। और प्रैक्टिकली उसको हम बना भी नहीं पा रहे, इक्वेशन ही नहीं फ्रेम कर पा रहे। फोर्स का फॉर्मूला मिलेगा तब ना हम वेक्टर लगा के रिजल्टेंट निकालेंगे 3 4 5 का, पहले एक का तो निकाल लें। तो एक का निकालने का ये तरीका है, और इसको तो वहां पे अप्लाई करेगा तो बेसिकली सेम ही हो रहा था, एक प्लस से एक माइनस पे वो एक ही लाइन बन रहा था। और उसी चीज को अभी हम फाइंड कर रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट चार्ज पे कैसा फोर्स होगा। ये सारा काम हमारे कूलम चाचा करके गए थे, ठीक है। तो इसी को अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज मैं मिटा रहा हूँ, पूरा बोर्ड क्लीन, फिर शुरू करेंगे चीजों को। अब देख, पहले बना लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि साफ साफ दिखे। और ये पॉइंट चार्ज है ना बेटा, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में ऐसा मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, और किया भी तो मतलब पॉइंट तो नहीं बनेगा, बहुत छोटा हो सकता है, बट पॉइंट मतलब एक पॉइंट जिसका कुछ डायमेंशन ना हो, और वैसा होता ही नहीं है कुछ दुनिया में। पॉइंट को ही जगह पे ले आते हैं। यहाँ पे ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है। अब हमें निकालना है दोनों के बीच में फोर्स, दोनों के बीच में फोर्स। कहीं पे भी हम किसी भी फॉर्मूला को डेवलप जब करते हैं फर्स्ट टाइम, हम पहले ये चेक करते हैं कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम फॉर्मूला को बना रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी या वो फिजिकल प्रॉपर्टी किन किन फिजिकल पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है, और कैसे डिपेंड कर रहा है। इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने से हमारा ये रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर ये बढ़ रहा है या घट रहा है तो किस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी से ही दुनिया के हर फॉर्मूला का इजाद होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स acting between these 2 point charges. Now we will try to find on which parameters this force could have been dependent. ठीक है। तो अब देखते हैं, देख पहला चीज जो आसानी से दिमाग में आ रहा है कि वो है ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी वी नो, लेकिन यहाँ पे एक चीज तो ध्यान दे पहले कि फोर्स इन दोनों के बीच में अगर पॉइंट चार्ज है, अट्रैक्शन होगा तो ऐसे, रिपल्सन होगा तो वैसे, तो डायरेक्शन का हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें दिमाग लगाना पड़ेगा मैग्नीट्यूड निकालने में, ठीक है। तो बात करते हैं फिर, ये जो फोर्स है वो
क्लियरली हम कह सकते हैं कि इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, सेम मैनर में इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और कैसा डिपेंडेंसी होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बड़ा आसान है, बड़ा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा चार्ज है कम फोर्स लगाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या कह दिया, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 साथ ही साथ Q2। इन दोनों के साथ एंड लगाना अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। Q1 और Q2 को के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। चार्ज बड़े हो गए तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं बेसिकली, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्सन, वो नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा अभी अगर सोचे, ये तो सबसे आसान तक बहुत आसानी से दिख रहा था, समझ में आ रहा था, लिख दिया। अब आगे क्या, ठीक है। तो आगे के बारे में अगर सोचे, अभी तू ग्रेविटेशन पढ़ चुका है तो इसको आसानी से तो बोल देगा, लेकिन हम मान ले कि ये मतलब फॉर्मूला डेवलप ही हो रहा है, हम वैसे ही सोचेंगे ना। ग्रेविटेशन का हमें पता नहीं, हम पूरे लेमैन, हमें कुछ ज्ञान नहीं, हम बस इसको देख रहे हैं और थोड़ा बहुत हमारे IQ लेवल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स होगा, मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच में है डिस्टेंस r। इस r के साथ ये फोर्स घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा, क्या लगता है? कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। ट्राई करते हैं सोचना। अगर मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस के साथ, मतलब दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के साथ उनके बीच में एक्ट होने वाला फोर्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है। पहले नहीं करता है सोचेंगे, फिर बढ़ जाता है सोचेंगे, फिर घट जाता है सोचेंगे, ठीक है। नहीं कर रहा है, अगर अगर ऐसा होता तो तू इमेजिन कर, हमने कंघी को बाल में घसा, रब किया और हाथ में पकड़े हैं और पता चला कि हम खुद भी उसके अंदर समा गए हैं, कंघी के अंदर। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा दुनिया वहां पे समा गया है। क्यों? सोचेगा अगर लॉजिकली तो मान ले, देख लेते हैं, ये है कंघी, इस पे आ गए हैं कोई भी चार्ज, ठीक है, प्लस मान लेते हैं, ये प्लस चार्ज आ गए हैं। अब इसमें है प्लस चार्ज, ये चार्ज्ड बॉडी, ये अगल बगल जितने भी न्यूट्रल बॉडीज थे उसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा और ये सारे इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। मतलब तू मान ले, तो यहाँ पे कंघी को रब किया और मतलब मार्स से मंगलयान उठ के चला आया, मंगलयान क्या, पूरा मंगल ग्रह उठ के चला आया कंघी के भीतर, डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, ये सबके ऊपर फोर्स डाल रहा होगा। हम मानते हैं कि कंघी पे चार्ज बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है, और ये चार्ज पे फोर्स डिपेंड कर रहा है तो ये फोर्स भी बहुत ही कम, हम मान रहे हैं उस चीज को, लेकिन कुछ तो है। अरे 5 नहीं, 4 नहीं, एक तो होगा, वो एक भी तो खींचेगा और रोकने वाला कोई नहीं, सबको खींच रहा है अपनी तरफ, क्योंकि चार्ज किसके पास नहीं है, हर चीज, हर मैटर न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना है। धरती, अभी तो बोलेगा सर धरती ग्रेविटी अप्लाई करेगा, धरती छोड़, धरती खुद आ जाएगा पहले, उसमें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, मैक्सिमम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आ गए कंघी के पास, पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिला, चलो, समझ पा रहा है। तो डेफिनेट बात है, ये डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं रह रहा है, और इंक्रीज होने का तो सवाल ही छोड़, इंक्रीज अगर हो जाता मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ा, इंक्रीज हो गया फोर्स, तो ये कहानी तो और ज्यादा दिमाग खराब है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस के साथ घट रहा होगा, ठीक है। तो ये क्लास में एक बार पढ़ा रहा था, एक बच्चा बोला हाँ सर तभी चांद नहीं आ पा रहा है धरती पे, नहीं तो मतलब लैला ने मजनू को बोला, मजनू ने कंघी बाल पे घिसा और चांद की तरफ दिखाया, चांद अगले दिन सुबह हाजिर धरती पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमने ये भी चेक करना है कि डिस्टेंस के साथ सिंगल पावर ऑफ मतलब सिंगल पावर ऑफ डिस्टेंस के साथ इनवर्सली है, या डबल पावर के साथ, या 3.5 पावर, सारे घट रहे हैं।
कहने का मतलब ये 1/r होगा, या फिर 1/r² होगा, या फिर 1/r³ होगा, या फिर और उठपटांग ले ले 1r⁵ 5.1 5.123, जैसा तेरा मन है। ये सारे घट रहे हैं, वन का डिनोमिनेटर का पावर 1 से ज्यादा हुआ तो वो डिक्रीज ही कर रहा है। तो अब इतने सारे पॉसिबिलिटीज में से चूज किसे करें, यह है मेन मुद्दा। ठीक है, तो थोड़ा लॉजिकली अगर हम सोचें तो हमें एक चीज पता चलेगा कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। ये चार्ज एक चार्ज को लेके मानते हैं, ठीक है, दूसरे के साथ भी सेम घटना हो रही होगी। अब देख, ये वाला चार्ज जब इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, इस चार्ज पे मतलब किसी एक चार्ज पे जो इतने डिस्टेंस पे हो, अभी हमारा कंसर्न, प्राइम कंसर्न डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब एक चार्ज से दूसरा चार्ज कितने दूरी पे है, तो उसके डिपेंडेंसी में ये फोर्स कितना लगाएगा। दैट इज आवर प्राइम कंसर्न फॉर नाउ, फॉर दिस वेरिएशन। ठीक है, डिपेंडेंसी। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस चार्ज का इतने डिस्टेंस पे यहां पे जो इन्फ्लुएंस होगा, क्या वो सिर्फ इसी पॉइंट पे होगा या फिर कहीं और होगा। ध्यान से सोच, हमने कहा आर के साथ फोर्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो हम यहां से यहां पहुंचे, फोर्स डिक्रीज हुआ, इट्स ओके। अब मान ले एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे यहां पे ये भी आर है, यहां पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर भी ये सेम इफेक्ट डाल रहा होगा, राइट। यहां पे भी अगर ये भी सेम डिस्टेंस पे, उस पे भी सेम इफेक्ट डाल रहा होगा। अब इसका जो इफेक्ट दिस मच पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही रुका हुआ नहीं है, ये चारों तरफ फैला हुआ है। समझ पा रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है। अभी देख तेरे को एक चीज याद कर, जब हमने ऑर्बिटल का बात किया था, जब हम उसकी कहानी सुन रहे थे, तो हमने क्या देखा था, ये बीच में न्यूक्लियस था, यहाँ पे 1s11 हमने लिया था, 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो बीच में 11 है। तो इसके पास देखिए, इसमें 1s2 आ गए, इसके बाहर 2s2 आ गए, इस पे फिर 2p6 तीनों में, 2px 2py 2pz तीनों में 6 आ गए, तो इसमें 6 आ गए। ठीक है, ये 2p वाला है, 2p6 हो गया, 10 खत्म हो गए। 11वां खाली 3s पे था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे गैप्स मिल रहे थे, इन गैप से ये बाहर झांक रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे ये 11, इसको 11 इलेक्ट्रॉन का भूख था। पॉजिटिव +5 मतलब +11 मतलब क्या, इसको 11 की भूख है, इसको 11 इलेक्ट्रॉन मिल गए, क्या ये फिर भी नहीं ढूंढेगा क्या? वो तो ढूंढ रहा था ना, जहां उसको चांस मिला वो ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर मान ले ये +q है और ये -q है, सपोज, तो ऐसा नहीं है कि ये बस इसको -q मिल गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया तो और कहीं अपना इफेक्ट नहीं भी करेगा। इट इज नॉट द केस, वी आर क्लियरली सीइंग दिस फिनोमेना हियर, है कि नहीं? यही तो मेन रीजन है जो सारे चीजें बॉन्डिंग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बाहर से, मतलब मेरे को और झांकने का कोई जगह ही नहीं मिले, मैं दुनिया से बेखबर हो जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन लेवल फुलफिल्ड हो गया, जितने चाहिए थे उसको पैक हो गया है पूरा न्यूक्लियस, और बाहर झांक नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैंने बस इसलिए बताया कि तू ये ना सोचे यहाँ पे +q है, यहाँ पे -q है, तो ये अपना सारा प्यार बस इसी पे बिखेर देगा, बाहर कहीं देखेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, वो केस बिल्कुल नहीं है चार्जेस के साथ। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रख, चीजें आगे बेहतर समझ में आती रहेंगी। इस पॉइंट पे जो इफेक्ट डालेगा वो सारे r डिस्टेंस पे वही सेम इफेक्ट डालता रहेगा। उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको गैप मिला है, वो अपना रश्मि बिखेरेगा, अपनी खुशबू बिखेरेगा। तो ये जो चारों तरफ का हम बात कर रहे हैं, फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर तू चीज को चारों तरफ 3D में इमेजिन करे तो वो एक स्फीयर आएगा, स्फीयर आएगा।
ज्यादा मैथमेटिकल शब्दों में अगर सुनना चाहता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट मेक्स ए स्फीयर। तो वो जो स्फीयर आया, उसके स्फीयर के सरफेस एरिया पे ये पूरा इसका इफेक्ट बिखरा हुआ है आर डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, तो चारों तरफ घूम रहा है, तो वो एक स्फीयर बना। और इसका इफेक्ट कहां तक बिखरा है? उसके सरफेस एरिया पे पूरा बिखर गया। हम सिर्फ सरफेस एरिया की क्यों बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि हमें उतने डिस्टेंस पे इफेक्ट चाहिए। दिस मच, फॉर दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, इसका जो इफेक्ट है वो कैसे बिखरेगा? कैसे बिखरेगा? पूरे उस स्फीयर के जिसका रेडियस आर है, उसके सरफेस एरिया पे इक्वली बिखर जाएगा। इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे बराबर है, मेरे से ज्यादा है, मेरे से छोटा है, कोई मतलब नहीं है। लॉजिक वहां रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये चारों तरफ अपने इफेक्ट को बिखेरेगा। अगर चारों तरफ इफेक्ट को बिखेरेगा तो क्या हम कह सकते हैं, ये फोर्स ही है ना, वही इफेक्ट। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट पे 1/4πr², वाई 4πr²? बिकॉज दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। पढ़ा होगा ना मैथ्स में 4πr²। तो ऐसे मान ले कि एक पॉइंट पे 1/4πr² होता है, या फिर ऐसे मान ले कि ये पूरे 4πr² पे इफेक्ट बिखेर रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है वो उस सरफेस एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे भी तू सोच, बात तो यही बनेगी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया, तो इसका पूरा डाउट हमारा हट गया। हमें पता चल गया कि ये है, ये वो एक्सप्रेशन है जिसके साथ हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ ये घट रहा है, और कितने अमाउंट में घट रहा है। इट इज डिक्रीजिंग विथ प्रोपोर्शनेट विथ गेटिंग इन प्रोपोर्शन विथ r²। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से इसको मिटा देते हैं और बस नीचे वाले को लिख देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? दिस फोर्स विल बी, दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4πr² इफ दिस डिस्टेंस इज r। वेरी गुड। अब चलो, ये तो बहुत सही सोच हमने कर लिया। अब आगे क्या, और किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या कि नहीं कर रहा है? ठीक है। तो अगर तेरे आंखों से एक्सरे का चश्मा नहीं उतरा होगा, तो तू देख पा रहा होगा कि ये दो चार्जेस जिस भी मीडियम में होंगे, जहां पे भी रखे होंगे, वो कोई अब मीडियम तो होगा, ज्यादा चांसेस है। तो अगर मीडियम होगा तो मीडियम मतलब मैटर, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसी वजह से मैं तुझे बोला था कि एक्सरे का चश्मा आंखों से उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे ही अभी नॉर्मली देखता है तुझे लगता है कि हाँ चलो हो गया काम खत्म। हम चीज ही कर रहे हैं, बातें ही कर रहे हैं अंदरूनी चीजों के बारे में। तो हमें हमेशा फोकस छोटे से छोटे चीज पर रखना हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हर किसी में डूब के रहते हैं। तो अगर हम हर चीज को अंदर तक नहीं झांक पा रहे हैं तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी या स्किप हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जायज बात है, मान लेते हैं यहाँ पे जो मीडियम है एयर है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, एयर, वाटर, ग्लास, एनीथिंग, एनी मीडियम। ठीक है, तो ये सपोज मान लेते हैं एयर है। तो एयर का मुमकिन है इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, मतलब जहां से ये फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वहां पे एयर का एक मॉलिक्यूल आ गया है। ठीक है, एक या दो ही आएंगे, ज्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही बहुत खुले घूमते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आ गया, बहुत बढ़िया। ये मॉलिक्यूल पहले हंसी खुशी जब था, तब इसमें प्लस और माइनस दोनों अपने तरीके से, अपने स्टेबिलिटी के हिसाब से, अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से अरेंज्ड थे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आया, जैसे ही वो इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच में आ गया, उस पे क्या होगा? ये जिस नेचर का फोर्स है, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव नेचर का फोर्स है, ये क्या करेगा? इस लाइन के अलोंग इसको
इस तरफ खींच लेगा अपने तरफ। हम बस इसी एक लाइन के ऊपर बात करें, बाकी लाइन के साथ भी सेम कहानी हो रही होगी, उसका हिसाब किताब तो हमने इतना लिख के ही कर लिया। अब हमें बस फोकस करना है इस एक लाइन पे, क्योंकि हमने उस पूरे 3D इफेक्ट से अपने चीज को एक वन डायमेंशनल इफेक्ट पे कॉन्साइज कर लिया है, पुटिंग दिस वैल्यू। Okay, now here our prime concern is just to focus what other things are happening along this line only. अब बाहर कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बाकियों की माथा पच्ची, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस नेगेटिव को इधर खींच लिया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये इसके पॉजिटिव को इधर खींच लेगा और ये बन गया एक डाइपोल। ये ऐसे पिचक जाएगा, ऐसे खींच जाएंगे दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों सेंटर। ये थोड़ा बेहतर समझेगा तो आगे है इसका पोलर मॉलिक्यूल्स वगैरह में डाइपोल कैसे बनते हैं, लेकिन अभी के लिए बहुत कॉमन सा चीज है ये। इसको ऐसे खींचा क्योंकि हर किसी में चार्जेस रहते हैं, तो ये ऐसे खींच गए। अब मान ले कि ये ऐसे ये नेगेटिव नहीं हो कि ये भी पॉजिटिव है, क्या फर्क पड़ता है? अगर पॉजिटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, वहां पे भी मतलब कुछ ऐसे बन जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर इसके बगल में और एक नेगेटिव आ जाएगा, मतलब दो नेगेटिव सेंटर्स बन जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इधर भी खींच रहा है उधर भी खींच रहा है, लेकिन कुछ भी हो इसके ऊपर एक फोर्स लग गया, ये पिचक गया। ये पिचका क्यों? इसके ऊपर फोर्स लगा, इसको खींचे गए इधर से दोनों से या एक तरफ से, जैसे उनके नेचर होंगे, उनको खींचा। तो इस लाइन के अलोंग जो इफेक्ट गिर रहा था वो इफेक्ट और ज्यादा घट गया। जायज बात है, क्योंकि जो प्यार ये इस पे पूरा दिखाने वाला था, अभी थोड़ा सा उसका थोड़ा हिस्सा इस पे इसको बिखेरना पड़ा। रास्ते में आ गया, इसको कुछ जान पहचान नहीं है, इसको ये नहीं पता है कि मेरे को सिर्फ इससे प्यार जताना है, इससे जताना है, इससे जताना है, या चारों तरफ जताना है। ही नेवर नोज। वो अपना पूरा खुशबू चारों तरफ बिखेर देगा, और इस लाइन के अलावा जो खुशबू या फोर्स बिखेर रहा है उसमें ये भी आ गया। तो ये अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। इस फोर्स को घटा देगा, जितना इन्फ्लुएंस वो डाल रहा था उसको घटा दिया, कुछ हिस्सा उसको खुद ले लिया पोलराइज करने के लिए। एनर्जी और फोर्स का बड़ा तगड़ा रिश्ता होता ही है। एनर्जी तेरे पास है, तू वर्क डन करेगा, वर्क डन कर रहा है मतलब तू बेसिकली क्या कर रहा है, फोर्स लगा के बॉडी को मूव करा रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी इसका जितना भी एनर्जी था उसी वजह से ना ये इस पे फोर्स लगा रहा था, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी या जो पैरामीटर है फिजिकल पैरामीटर, उसे हम कहते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। और उसके साथ ये क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, घटा दे रहा है वो। और दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे देख, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे बात हो गए। ये परमिटिविटी लिखा जा रहा है बेटा, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रहा है, मतलब अगर तू इसको देख कर लग रहा है कि कितना परमिट कर रहा है अपने अंदर से, बात तो सही है। अब अगर तेरे को पता है कोई चीज कितना रोक रहा है, तो तू ये भी तो बोल सकता है ना, वही सेम फिजिकल क्वांटिटी तुझे ये भी बता रहा है कि ये तेरे को कितना परमिट कर रहा है। तुम 10 लोग जा रहे थे, अगर मैं तुझे बोल दूं वो रास्ते में वो टोल नाका 5 लोगों को रोक देगा या फिर 4 लोगों को रोक देगा, तो तेरा तेरा सोच है कि तू उसे रोकने वाला सोचे या छोड़ने वाला सोचे। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट में इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम क्या है कि ये खुद भी कुछ एनर्जी ग्रास्प कर लेगा, बचा कुछ आगे वाले को दे देगा, ठीक है, या ऐसा कुछ हो। और इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डिपेंडेंस के बाद जब हमने आगे और सोचा हमें और कुछ दिखा नहीं, सारा कहानी खत्म हो गया, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q1 टाइम्स Q2। ये प्रोपोर्शनलिटी वाले में जहां भी आते हैं ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस नहीं होते हैं, ठीक है। Q1 टाइम्स Q2 और नीचे क्या है 4πr² एप्सिलॉन, ठीक है। इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा शायद, इससे पहले नहीं आया होगा, इसको बोला था एप्सिलॉन, ठीक है।
कंपनी भी है इसके नाम से। तो ये कुछ हुआ। अब इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था कुछ एक आया होगा, डेफिनेट बात है, इसका कुछ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया होगा। ठीक है, मान लेते हैं वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया Q1 Q2 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक है, अब देख ये आया हमारे पास। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ये है फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल मीडियम। ये हर एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है। जायज बात है, मतलब एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल्स इतने खुले खुले रहते हैं तो उस मीडियम से होगा। अब एयर में, हाँ जायज बात है, एयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रहते हैं, कोई ज्यादा पिचकेगा कोई कम पिचकेगा, दैट इज होल डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मान लेते चल नाइट्रोजन गैस, उसके सारे मॉलिक्यूल सेम है तो वो कुछ अमाउंट में पिचकेगा। तो ऐसे हर मीडियम के लिए ये एक कांस्टेंट रहता है। ग्लास है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लास, तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसके परमिटिविटी के वैल्यू को फाइंड आउट करके कांस्टेंट बनाए हैं। तो ये हर मीडियम के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर ये हर मीडियम के लिए कांस्टेंट है और उसे हम ही पैदा कर रहे हैं, हम ही कैलकुलेट करके जो यूनिट्स हैं उनको कांस्टेंट रखने के लिए, यूनिट कांस्टेंट रखने का मतलब यहाँ पे हम फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो इनके जो एसआई यूनिट्स में जो एसआई यूनिट से इन बाकी पैरामीटर्स के, इसका कूलम हो गया, रेडियस का मीटर हो गया, ऐसे करके जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। अब हम जिस तरीके से चीजों को फाइंड आउट किए हैं उसके हिसाब से इसको न्यूटन बनाने के लिए, मतलब ऐसा मान ले कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं 1 न्यूटन फोर्स को हमने पहले से डिफाइन करके रखा है ना, दिस 1 kg मास का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन लाने के लिए जितना फोर्स लग रहा है दैट अमाउंट इज 1 न्यूटन। अब यहाँ पे चार्ज के रैंडम वैल्यू डालेंगे और वो भी न्यूटन में उसको रखना है, तो डेफिनेटली ये सारे जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं इनके वैल्यू को हमें मैनिपुलेट करके बनाना है, ताकि ऐसा ना हो कि ग्रेविटेशन में न्यूटन का वैल्यू अलग आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अलग आ रहा है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, भद्दे बन जाएंगे, यूनिफाइड नहीं रहेंगे। वैसे कंडीशन में हमने क्या किया कि इसका तो वैल्यू हमने ही निकालना है। क्यों फिर एक ज्यादा कांस्टेंट को रख के दिमाग में और ज्यादा लोड ले, तो इसके वैल्यू को जो भी इसका इम्बैलेंस बन रहा था न्यूटन के डेफिनेशन के हिसाब से, न्यूटन मतलब 1 न्यूटन फोर्स के डेफिनेशन के हिसाब से, उसको बैलेंस आउट करने के लिए इसका जितना भी वैल्यू बनता उसको इसमें ही डाल के बना दिया गया। ठीक है, तो इसके जो कांस्टेंट वाले वैल्यूज हैं वो प्री डिफाइंड है, उनको एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? कंफ्यूज नहीं हुआ ना? देख, अरे फोर्स यहाँ पे तू फोर्स निकाल रहा है, कुछ एक वैल्यू आएंगे, हमें चार्ज का कूलम पता है, उसको हमने किस तरीके से डिफाइन किया है। अब ये फोर्स है ऐसा यूनिट में, ये भी न्यूटन ही देगा ना, और ये 1 न्यूटन जो फोर्स है वो हमें क्या पता है, उतना फोर्स जितना 1 kg पे लगाने से उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ जाए। तो वो अगर उतना धक्का यहाँ पे 1 न्यूटन जो आ रहा है उतना धक्का अगर नहीं दे रहा है तो मुश्किल हो जाएगा ना। समझ पा रहा है? मतलब सेम अमाउंट फोर्स रहना। अगर हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1 न्यूटन फोर्स, क्या वो अलग है क्या मैकेनिक्स के 1 न्यूटन फोर्स से? नहीं हो सकता, चीजों को सेम रखने हैं हमें। तो उसको सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई डिवाइड होके चीजों को बैलेंस कर ले। मैकेनिक्स का फोर्स जैसे 1 न्यूटन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी फोर्स वही 1 न्यूटन। समझ पा रहा है? तो इसके वजह से हम यहाँ पे ये कांस्टेंट के वैल्यू को बनाते हैं। तो ये इसका वैल्यू हमने निकालना था, इसको हमने और ज्यादा लोड नहीं लेके इसको इसी के अंदर डाल दिया, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम के अंदर ही ये चीज छुपा हुआ है। ठीक है, समझ गया होगा होपफुली। तो ये बेसिकली ये नहीं है इसका फॉर्म, यहाँ पे कोई सी नहीं आएगा, ये बस आ जाएगा बेटा तेरा फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन।
ठीक है, जिसे सजा के लिखा जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो तुझे हर बुक में मिलेगा, क्योंकि किसी को इस लॉजिक से लेना देना ही नहीं है। उनको बस इतना करना है कि फोर्स इतना होता है और इसे ही कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब ये सारी कहानी मिटा रहा हूं, अब यहां से कहानी थोड़ी और मजेदार बन जाएगी। देख, इसे हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों इनवर्स स्क्वायर लॉ? क्योंकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। ठीक है, सेम चीज तो ग्रेविटी में भी देखा होगा और लॉजिक एग्जैक्टली सेम। धरती है, धरती अपने सेंटर की तरफ सबको अट्रैक्ट कर रही है, सेंटर के तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ जो टेंजेंट बनेगा उससे अंदर की तरफ आ रहा है। तो डेफिनेट बात है, ये जो पॉइंट अट्रैक्शन शो कर रहा है, इसको पता नहीं किधर ज्यादा मास है किधर कम, इसको कोई लेना देना नहीं। ये अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरेगा, चारों तरफ सेम कॉन्सेप्ट। तो 4πr² में बिखेर रहा है। वहां पे हम जो फॉर्मूला देखे थे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमने क्या देखा था? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो G है ये एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G में ये जो 4π का किस्सा था उसे इंडल्ज कर दिया गया था, तभी हम इसे यहाँ पे 4π देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एप्सिलॉन का कोई माजरा नहीं है, क्योंकि ये इसको मास से फर्क पड़ता है, मास है तो ये अट्रैक्ट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब दूसरा एक चीज यहां पे ध्यान दे, जैसे कि हाँ, यहाँ पे हमने एक लिखा एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये होता है परमिटिविटी। ठीक है, ये बेसिकली एप्सिलॉन ही होता है। चलिए, ये एप्सिलॉन ही है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट एक होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं वैक्यूम, मतलब वैक्यूम खुला जगह कुछ नहीं है, या फिर एयर का भी लगभग एप्सिलॉन नॉट ही हम ले सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर रहते हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन में मुश्किल से एक या दो एयर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। एक या दो एयर मॉलिक्यूल क्या ही बिगाड़ लेंगे। ठीक है, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो इसी वजह से चाहे वैक्यूम रह जाए या फिर एयर रह जाए, इसका जो परमिटिविटी होगा वो एप्सिलॉन होगा। ठीक है, इसका एक वैल्यू है, तुझे बुक में मिल जाएगा, मुझे याद नहीं रहता है, बड़ा बड़ा वाला वैल्यू है, लेकिन एक वैल्यू तुझे याद रखना है, वो है इस पूरे वाले का। मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रहने से क्या वैल्यू है? मतलब 1/4π एप्सिलॉन नॉट का इसका एक वैल्यू है, वो है 9 × 10⁹। ठीक है, अब यहाँ पे तुझे एक चीज समझ में आएगा। देख बेटा, अगर ये एप्सिलॉन बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे तू समझेगा। देख, अगर ये एप्सिलॉन फ्री स्पेस है, मतलब ये कोई बाधा नहीं दे रहा है, कोई रुकावट नहीं डाल रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाना चाहिए था, इसको 1 हो जाना चाहिए था। मतलब नीचे कुछ डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब लाइन ऑफ फोर्स आराम से पास कर जाएगा। सही बात है। अगर वो कहानी होता तो ये जो वैल्यू है ये बराबर किसके हो जाता? 1/4π के बराबर हो जाता ये वैल्यू। लेकिन हम आसानी से देख पा रहे हैं कहा 1/4π, पाई का वैल्यू 3.14, 4 × 3.14, मतलब 0 से कितना कम, और ये कितना बड़ा नंबर है। कहाँ हो गया घोटाला? घोटाला कहीं नहीं हुआ, घोटाला बस ये हुआ कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस है, रुकावट कुछ नहीं दे रहा है, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एक न्यूटन, फोर्स के एक न्यूटन, मतलब ग्रेविटेशन के एक न्यूटन के साथ या फिर मैकेनिक्स के एक न्यूटन के साथ बराबर होना है, उसी बराबरी उसको बराबर बनाने के लिए न्यूटन के यूनिट को फोर्स के लिए
इस वैल्यू को मैनिपुलेट किया गया। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट का जो भी वैल्यू तू देखता है तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे यहाँ पे तो कोई रुकावट नहीं है, तो नीचे डिवाइड ही क्यों हुआ कोई चीज? नीचे इसलिए डिवाइड हुआ क्योंकि हमें यूनिट को सेम रखना है। ठीक है, होपफुली यू पीपल हैव क्लियर्ड टोटल थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये एप्सिलॉन है, ये एक्चुअल है, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आएगा। अगर वो दोनों के बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, या फिर अगर ग्लास है तो ग्लास का परमिटिविटी आएगा, वाटर है तो वाटर का परमिटिविटी आएगा, एक्स वाला मीडियम है तो एक्स का परमिटिविटी आएगा। क्लियर? वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, तो इतना ही था कूलम्स लॉ, और इसमें कुछ बच नहीं रहा है। बढ़िया तरीके से हमने चीजों को समझा। ठीक है, क्या देखा हमने, एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दे दे। इसके बीच में ये फोर्स लग रहा था। फोर्स पहला चीज दोनों के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड किया, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड भी किया। डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड किया, ये अपने चारों तरफ दिख रहा है पूरे 3D में, तो इसकी वजह से 1/r² हो जा रहा था। ठीक है, 4πr² हो जा रहा था। तो इस वजह से हमें ये फॉर्मूला निकल गया, और साथ में हमें ये भी पता चला कि एप्सिलॉन, ये बीच में जो भी मीडियम होगा उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि वहां भी इसका एनर्जी वेस्ट हो रहा होगा। एक बढ़िया चीज दिमाग में आया, फिर से आउट हो रहा है। क्या क्या ये इसके ऊपर डालेगा? अच्छा हाँ, बढ़िया चीज है। सपोज मान ले कि ये इसके, ये जो खुशबू या इफेक्ट या कुछ भी बोल दे, इसका प्रभाव चारों तरफ बिखेर रहा है, तभी जाके इसका इफेक्ट पूरे उस स्फीयर के सरफेस एरिया पे बढ़ जा रहा है फॉर सम पर्टिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर किसी तरह से हम उस इफेक्ट को चारों तरफ नहीं बिखरने दें, हम अगर उसे जबरदस्ती कन्फाइन कर लें कि बेटा तू एक ही लाइन पे इफेक्ट डाल पाएगा, बाकी तरफ हमने बंदिशें डाल दी, क्या हो जाएगा? फिर मिरेकल बनेगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये 4πr² हट गया तब, और ये डिस्टेंस के साथ इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। समझ पा रहा है? इतने डिस्टेंस के साथ फर्क क्यों पड़ रहा था? क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहा था। इन पे देखें तो ये बिखेर ही नहीं पा रहा है खुद को। तो यहां से एक छोटा सा चीज दिमाग में सोचने की कोशिश कर कि जैसे जैसे ये इफेक्ट एक दूसरे से, देख निकले तो यहीं से है, निकले तो यहीं से है, ठीक है, सारे। लेकिन ये जब ऐसे सीधा निकल रहे होंगे, जितने आगे जा रहे होंगे ये ऐसे फैल रहे होंगे। ये देख, एक पॉइंट से मैं 2 लाइन निकाला, ये एक पॉइंट से मैं 2 लाइन निकाला, ठीक है, ये इतने पास थे। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़े, इनमें गैप बढ़ा, और आगे बढ़े और गैप बढ़ा, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इससे ये जितने दूर जा रहे हैं उतना इसका इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस ऐसे दिमाग में आया, बोल दिया। समझा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझा है तो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में ही पढ़ेंगे। बड़ा सही कॉन्सेप्ट है, फिर मजे ही मजे हैं। मतलब तू मान ले, आज का क्लास अगर तू समझ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे है, इसी को ही यूज करके बाकी पूरी कहानी बनी है। ठीक है, क्या होता है कि मतलब हमारे ह्यूमन रेस को ना फोर्स से बहुत ज्यादा लगा हो, क्योंकि उसे पता है कि फोर्स कहीं से मिल रहा है तो उसके पास एनर्जी है, और अगर एनर्जी है तो उसे हम काम में लगा सकते हैं। तो कहीं पे भी हमें नेचुरल फोर्स दिख जाता है, जैसे ग्रेविटी, हमने तुरंत उस पर रिसर्च स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो नेचुरल फोर्स था। कहीं फोकट में काम करने मिल जाए, मतलब फोकट में किसी से काम करा ले, समझ पा रहा है कि नहीं, परपेचुअल मोशन कहीं पॉसिबल हो जाए, होगा कभी नहीं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन हम बहुत ज्यादा उत्सुक होकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी सेम हुआ, फोर्स हो रहा है, एक नेचुरल फोर्स हो रहा है, तो उसको हमने बढ़िया से स्टडी किया। नेचुरल फोर्स से एक और चीज याद आया, देख ले, इसी के रिगार्डिंग है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये सारे नेचुरल फोर्सेस है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, बोल दे तू ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वगैरह, सब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कुछ नहीं, एक पॉइंट पे इसका पूरा हेड ऑफिस होगा, वहीं से ये ऑपरेट करेगा। मतलब यहां से फोर्स
चारों तरफ लग रहे होंगे। और हर नेचुरल फोर्स ऐसे ही होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स का ही एक दूसरा रूप है, वो डिफरेंट आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे बस कंजर्वेटिव फोर्स को जान ले, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो ये दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये एक पॉइंट से चारों तरफ बिखरता है, एक जगह पे इसका mechanism conserved, that is why it is called conservative force, okay। और अच्छा, और एक चीज भूल जाता तो फिर आगे पढ़ाने का मन नहीं करता उससे, बहुत ही फुद्दू सा चीज है, देख ले। फोर्स है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन अभी हमने देखा, मान ले, अच्छा मान ले यहाँ पे एक प्लस प्लस क्यू है और यहाँ पे एक प्लस छोटा क्यू है, ठीक है। इन दोनों में फोर्स लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने पता कर लेना है आराम से, ये रहा फॉर्मूला, ये डिस्टेंस, सारे चीज मीडियम सपोज एप्सिलॉन पे है, ये मिल गया। अब इसके साथ ये जो फोर्स लगाएगा ये सेम नेचर के हैं मान लेते हैं दोनों प्लस, तो इसको इधर लगाएगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में लगाने का क्या मतलब है, देख अगर हम इसके ये जो डायरेक्शन है इसको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें, कैसे करेंगे वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट, मान ले हम तुरंत क्या करते हैं, ओरिजिन डाल देते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल देते हैं, जो हमारा स्केल है किसी चीज को मेजर करने के लिए ज्योमेट्रिकली, तो ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल दिया, ठीक है। तो फिर ये y हो गया, ये x हो गया, इसका हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1, इसको q1 q2 ही बना देते हैं, ये q1 है और ये q2 है, ये r1 हो गया, वो q2 है तो उसे मान लेते हैं कि ये r2 हो गया, ठीक है। अब देख ये जो फोर्स इस पे लगा रहा होगा, ये फोर्स लगा रहा है इस पे, ठीक है, तो वो फोर्स कैसा होगा, इसका फोर्स इसके ऊपर मतलब ऐसे, इसका फोर्स इसके ऊपर ऐसे, इधर हो रहा है इधर आ रहा है, वो तो प्लस माइनस हमारा काम कर देगा, ठीक है। ऑपोजिट नेचर हुआ तो ये डेफिनेटली फोर्स इस पे इधर लगाएगा, लेकिन उसका जिम्मा प्लस माइनस ले लेगा, हमने जैसे नेचर को डिफाइन किया। मैथमेटिक्स को करेक्ट रखने के लिए हमने प्लस माइनस लगाया था, उसका हमें टेंशन नहीं लेना। हम बोल रहे हैं वन का फोर्स टू पे, मतलब एरो लगा दिया इस तरह। अब जो फोर्स होगा उसे सपोज हम लिख रहे हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं फोर्स F12 मतलब फोर्स ऑफ वन ऑन टू, कई जगहों पे लिखा रहता है फोर्स ऑन टू ऑफ वन, उल्टा भी लिखते हैं, जैसे तू बोल रहे जैसे तू समझ रहा है लिख लेना, सब हर तरफ से वो सही ही है। फोर्स ऑफ वन ऑन टू, तो ये हम क्या लिखेंगे, जो भी मैग्नीट्यूड है वो लिख दिए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड का क्या, मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन का क्या करेंगे, R1, यहां से यहां जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह ही सोच, यहां से यहां जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। और ऐसे भी अगर तू यहाँ पे देखेगा तो दिख क्या रहा है हमें, ये R1 या R2 R, ट्रायंगल लॉ में क्या बन रहा था, यहाँ लिख देते हैं, ट्रायंगल लॉ में क्या बन रहा था, R1 प्लस R इज इक्वल टू, सपोज ये R वेक्टर है, ठीक है, इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो यहां से ये जो R वेक्टर आया ये क्या आया, R2 माइनस R1, है कि नहीं। ऐसे भी अगर करते फाइनल से इनिशियल तो क्या हो रहा है, R2 माइनस R1, वन का इफेक्ट टू पे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, वन का इफेक्ट टू पे, मतलब R2 माइनस R1, ठीक है, ये हो गया तेरा वेक्टर फॉर्म। अब ये नीचे जो R है इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये जो R है ये क्या है, बेसिकली R2 माइनस R1 ही है, R2 माइनस R1। अब ऐसे में वेक्टर कैसे देते हैं हमें पता नहीं, तो हमने क्या करना है, इसको, हाँ इसको मैग्नीट्यूड इसका ले लेना है, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब बना देना है, मैग्नीट्यूड का क्यूब बना दिए, क्यों क्यूब बनाए स्क्वायर को, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड में एक R ज्यादा है, मतलब ये जो भी R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो ज्यादा कहाँ गया ये, क्योंकि इसका भी तो एक मैग्नीट्यूड आएगा, वो तो एक्स्ट्रा हो गया, उसको घटाना है तो नीचे डिवाइड कर दिए, इसको R क्यूब बना दिए, तो चीजें बैलेंस हो गई है, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। बस लिखने के लिए जबरदस्ती लिखते हैं, लेकिन काम में जब अप्लाई करेंगे वहां पे तो हमें पता ही है क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है। तो
दैट इज ऑल फॉर कूलम्स लॉ, और दैट इज ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट यही है, बाकी इसी के ही एप्लीकेशन है पूरा कहानी। अभी देख फोर्स है, तो फोर्स है तो हम इसका एनर्जी निकालेंगे, फोर्स अगर दे रहा है तो इसका एनर्जी भी होगा, ये कुछ काम भी कर रहा होगा, बस वही सारी चीजें पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर, मार्क्स फुल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आज का क्लास तू समझ गया तो आगे तेरे चांदी ही चांदी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।